बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल इस स्लाइड पर देखेंगे, लेकिन हल्का समय आपके साथ डिस्कस करना। अकाउंटिंग साइकिल में हमारे पास सबसे पहले कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ओके। उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो सोर्स मैंने आपको बताए हुए, उसमें ट्रांजैक्शन है और क्या आता है उसमें, कोई इवेंट्स होते हैं और कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है बेटा। और ये जो इवेंट्स और कंडीशंस और ट्रांजैक्शंस हैं, बेसिकली वो हैं जो मनी टर्म्स में मेजर हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें हमने इवेंट्स और कंडीशन के ऊपर फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम ज़्यादा फोकस जो है वो ट्रांजैक्शन के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, अब वो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, बुनियादी तौर पर दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। उनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं और कुछ जो होती हैं वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। कैश मीन्स नकद जिनमें लेन देन हो रहा है, और ये उधार की ट्रांजैक्शंस होती हैं, ओके। अच्छा, अब ट्रांजैक्शन हुई, उसको आपने रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग उसकी जो होती है इन द बुक्स होती है, ओके। बुक्स बेसिकली दो तरह की होती हैं, बोलिएगा, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्रीज एंड बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्रीज, ठीक है। प्राइमरी पहले जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद वहाँ से इंफॉर्मेशन को उठा के सेकेंडरी में लेकर आया जाता है। ऑल राइट, अब इधर आ जाइए। ये आपके सामने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नज़र आ रही हैं। बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो कैश बुक है और पेटी कैश बुक है फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, और फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस या अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस, क्योंकि ऐसे इवेंट्स एंड कंडीशंस जो होते हैं उनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। कोई एक्सीडेंट है, ठीक है, या कोई कंडीशन में मैंने आपको डेप्रीसिएशन डिस्कस किया था हल्का सा, तो उनमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। उनके लिए फिर आप जो किताब बनाते हैं वो परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, रिटर्न्स आउटवर्ड जर्नल, या परचेज जर्नल या सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, और परचेज जर्नल के साथ परचेज रिटर्न जर्नल आप कहें उसको, तो बाहर रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स आउटवर्ड भी आप कह सकते हैं, और जनरल जर्नल। मैं इस वक्त आपको जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंड बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री में वो बुक्स जो फॉर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बनाई जाती हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। अच्छा, जब आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दो ही हैं, उधार पर ख़रीदना एंड उधार पर बेचना। मेरे साथ हैं आप लोग? ओके, यानी कि क्रेडिट परचेजेस एंड क्रेडिट सेल्स, बेसिकली ये दो ही आपकी जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं। और क्रेडिट परचेज अगर होगी तो ऑब्वियसली उन क्रेडिट परचेज का रिटर्न भी होगा, तो वो भी उधार के लेवल पर ही आएगा क्योंकि उसमें भी कैश जो है वो डील नहीं हो रहा होगा। और क्रेडिट सेल्स होंगी तो उन क्रेडिट सेल्स का रिटर्न भी होगा। तो यूँ बुनियादी तौर पर हम चार किताबें अब बनाना सीखेंगे। एक वो जिसमें क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करना है, दूसरी जिसमें क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करना है, तीसरी जिसमें क्रेडिट परचेजेस रिटर्न को, और चौथी जिसमें क्रेडिट सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करना है। चार ट्रांजैक्शंस दोबारा बोलने की ज़रूरत है मुझे? गुड। ओके,
हम इसमें जर्नल बनाना सीख चुके हुए हैं, जिसमें कि हमने डेबिट एंड क्रेडिट को पोस्ट करना, रिकॉर्ड करना सीखा। हमने उसमें कंपाउंड एंट्रीज को देखा, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग एंट्रीज, डिस्काउंट से रिलेटेड, ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड, कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को अकाउंट फॉर करना सीखा। सेटलमेंट डिस्काउंट को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, उसकी डिफरेंट स्टेटमेंट से रिलेवेंट जो प्रॉब्लम्स थी उनको लर्न किया हमने। फिर इसकी अच्छी तगड़ी किस्म की प्रैक्टिस भी की, जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट आपने बहुत अच्छा लर्न किया। कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज को भी हमने बहुत अच्छे तरीके से लर्न किया, इसके इम्पोर्टेंट टिप्स भी हमने देखे। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। आपको याद होगा कि इसको मैंने डे बुक भी कहा था। क्यों डे बुक कहा था? क्योंकि डेली बेसिस पर इसके अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। देखो बेटे, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं और इनको डे बुक्स भी कहते हैं, इनको जर्नल भी कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या है जिसमें हम डेली बेसिस पे, उर्दू में रोज़ नामचा, डेली बेसिस पे हम इनको मेंटेन कर रहे होते हैं। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में, डेट ऑर्डर के अंदर इसको हम मेंटेन कर रहे होते हैं। सब डिवीजन ऑफ जर्नल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बेशुमार ट्रांजैक्शंस हैं। एक दिन के अंदर बेशुमार क्रेडिट परचेजेस, बेशुमार क्रेडिट सेल्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसकी। अब वो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जब तक तो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें क्या होता था कि सेल्स की, अगर कैश सेल की ट्रांजैक्शन होती थी तो हम कैश डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट कर देते थे। हम जर्नल के अंदर इसको अकाउंट फॉर कर लेते थे, और अकाउंट सेबल को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट कर देते थे। हम जनरल जर्नल के अंदर ये काम कर देते थे। जो परचेज़ की ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी तो परचेज़ में हम परचेज़ एक्सपेंस को डेबिट करके हम कैश को क्रेडिट कर देते थे या अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर देते थे। कभी भी हफ्ते में 1-2 ट्रांजैक्शंस कैश या क्रेडिट सेल्स या कैश या क्रेडिट परचेजेस की होती थी। हमने जर्नल के अंदर इसका डेबिट क्रेडिट का फैसला कर लिया था। मैंने इस पॉइंट पर क्या अज्यूम किया कि हम उस बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं जो कि एक छोटे लेवल का बिजनेस है। ये बात याद रहेगी इस वक्त। अगर बिजनेस ग्रो करके इतना बड़ा हो जाता है कि डेली बेसिस पे आपकी सैकड़ों ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सेल्स की होती हैं, बताइए क्या बिजनेस कोई ऐसे होते हैं जिनमें सैकड़ों ट्रांजैक्शन सेल्स की हो रही हो? ठीक है, या दसियों ट्रांजैक्शंस परचेजेस की होती हैं, उनके पास काफ़ी माल आता है, ट्रेडिंग हो रही है। आप बड़ी मार्केट्स में जाकर देखें जहाँ पर के आपकी होलसेल की मार्केट है, रिटेल की मार्केट है, चीज़ें आती हैं, ख़रीदी हैं, बेची हैं, ख़रीदी हैं, बेची हैं, बेशुमार कस्टमर जो हैं वो आ रहे हैं, उधार पर लेके जा रहे हैं, कोई कैश पे सेल हो रही हैं। ठीक है, आपका माल जैसे इस लेवल पे पहुंचता है कि आप समझते हैं कि हमें परचेज करना चाहिए, अगर हमने भी परचेज ना किया तो फिर आपको डेली बेसिस पे 2-3 परचेजेस या 4-5 परचेजेस जो हैं किसी एक प्रोडक्ट की आपको करना पड़ रही हैं। ठीक है, तो यूँ आपकी जो है वो परचेज सेल की बेशुमार ट्रांजैक्शन है। मैं यहाँ पर एक और लॉजिक आपकी क्लियर करना चाहूँगा। आपके पास स्टाफ बेशक हज़ारों में हो, लेकिन सैलरी तो उसको अपने महीने के बाद एक मरतबा देनी है ना। सैलरी की ट्रांजैक्शन महीने में एक मरतबा होनी है ना। सैलरी बनाने के लिए भले एक पेरोल डिपार्टमेंट बैठ के सैलरी बनाएगा 1000 स्टाफ मेंबर की सैलरी, लेकिन बनाने के बाद एक ट्रांजैक्शन होगी कि सैलरीज एक्सपेंस पेड इन कैश और थ्रू बैंक वगैरह वगैरह। लेकिन परचेजेस ऐसी चीज़ हैं या सेल्स ऐसी चीज़ है, उसमें आप को डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करना पड़ता है कि कितनी परचेजेस हुई हैं, कितनी सेल्स हुई हैं। कितनी बड़ी आपकी फैक्ट्री या बिजनेस एंटिटी क्यों ना हो, बिजली का बिल तो एक आएगा ना। जितने मर्जी आपके हज़ारों के हिसाब से
यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हो। बिजली का बिल तो महीने के बाद एक आएगा ना, जो मीटर पे रीड उस करेगा, मीटर रीडर बिल अकॉर्डिंगली भेज देगा। गैस का एक बिल आएगा ना, लेकिन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आपको बार बार परचेज करना पड़ रहा है, उसके तो बार बार आपको बिल्स आएंगे और बार बार उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मेरी बात को फॉलो किया? जितनी ज़्यादा परचेजेस होंगी उतनी ज़्यादा परचेजेस रिटर्न के भी फिर चांसेस बनते हैं। इसी तरह से सेल्स, बार बार कस्टमर आएगा, बार बार आप उसको सेल करेंगे, बार बार आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे, और जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी उतनी चांसेस उसके सेल्स रिटर्न के भी बनते हैं। मेरी बात को फॉलो करके, इसलिए हम बाकी किसी एक्सपेंस या इनकम का अलग से जर्नल नहीं बनाते, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरिंग जो है, ट्रांजैक्शन की फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, वो महीने में एक मरतबा है, इधर दिन में कई मरतबा है। फॉलो किया? ये वजह है कि हम सेल्स और परचेज को बेसिकली अलग से एक किताब में रिकॉर्ड करने के लिए एक जर्नल बना देते हैं, जिसको कहते हैं सेल्स जर्नल या परचेज जर्नल, और सेल्स रिटर्न जर्नल या परचेज रिटर्न जर्नल। ठीक है, ये आपके 4 तरह के वो जर्नल्स आ गए। ठीक बात है। सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्यों रिक्वायर होती है? सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज रिक्वायर्ड बिकॉज द बिजनेस एंटिटी हैज ग्रोन टू अ लार्ज स्केल। ये बात मैंने की आपसे। देयर आर फ्रीक्वेंट कैश ट्रांजैक्शंस and large number of credit purchases and credit sales are creating numerous debtors and creditors. बेशुमार आपके debtor and creditor पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से, credit purchase, credit sales की वजह से। debtors means आपके accounts receivables और creditors mean आपके accounts payable. All right? ठीक है बेटे? Okay. अब आपने 4 तरह की देख ली कि आपके पास जो है वो बुक्स मेंटेन होंगी, और 5वीं जो किताब है, ये तो 4 आपकी कौन सी हैं, जो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस जिसमें होंगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, और 5वीं जो है, बल्कि आप इसको अलग से यहाँ पर लिख रहा हूँ, कैश ट्रांजैक्शन के लिए आपकी कैश बुक और कैश जर्नल या कैश रजिस्टर के नाम से आप उसको बना लेंगे। जितना भी कैश है आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर। कैश बुक बनाना सीख ली थी हमने, उसके अंदर कोई नॉन कैश जाती थी ट्रांजैक्शन नहीं। अगर कोई क्रेडिट पे आपने सेल की नहीं थी तो कैश बुक में तो ना रिसीव हो रहा है कैश, ना पे हो रहा है, आप उसको लिखते नहीं थे। उसको कहाँ पे लिखना है? सेल्स जर्नल में छोड़ दी थी ना उसने आपने उस वक्त। परचेज जर्नल में कौन सी लिखनी है? जो क्रेडिट पे परचेज, क्योंकि जो कैश परचेज है उसको तो रिकॉर्ड कर लिया। सेल्स रिटर्न जो क्रेडिट सेल्स रिटर्न है वो उसमें जाएंगी, और ऐसी सेल्स रिटर्न जिसके अगेंस्ट कैश जो है आपको पे करना पड़ रहा है वो आपकी कैश बुक में आ जाएंगी। और परचेजेस रिटर्न आपने परचेज की थी उधार पर, वो वाली परचेज रिटर्न जो है इधर आपकी जो है वो आएगी। अच्छा, अगर कैश परचेज रिटर्न है तो ऑब्वियसली इसके अलावा जो भी कुछ बच जाएगा वो जनरल जर्नल में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डेप्रीसिएशन आप लोगों से बात की हुई है, हल्की सी बात की हुई है कि जो एसेट आप यूज़ करते हैं उसकी डेप्रीसिएशन होती है। अब ना ये कैश ट्रांजैक्शन है ना ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये कंडीशन है जो कि एडजस्टमेंट कर रही है आपके एसेट्स को। अभी आपने पढ़ना है, आपने एक और चीज़ पढ़नी है अभी, बैड डेट्स। आपके जो डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल हैं, अगर पैसे नहीं देते तो बैड हो जाते हैं। अब ना ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये बल्कि डेटर्स के बैलेंस में एक एडजस्टमेंट है। ठीक है, और इसी तरह से आप प्रोविजन फॉर लॉसेस पढ़ेंगे। अब ना ये कैश ट्रांजैक्शन है ना ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये एडजस्टमेंट है। तो बहरहाल ये अभी थोड़ा सा आप मजीद बड़े हो जाएं, आप इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब आप मुझे ये बताओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको सोचकर आपने जवाब देना है। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है,
उसमें ट्रांजैक्शंस भी हैं, इवेंट्स भी हैं और कंडीशंस भी हैं, और ट्रांजैक्शंस कैश ट्रांजैक्शन भी है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है। आप बताओ, आप ये सारी बुक्स उसमें बनाओगे, इनमें से कोई एक आध बुक ऑफ अकाउंट बनाओगे? तमाम बनेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आई बात? तमाम क्यों बनेंगे? क्योंकि उसमें जो कैश ट्रांजैक्शंस होंगी कहाँ पर जाएंगी? अब जब कैश ट्रांजैक्शंस कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई तो क्या उस कैश ट्रांजैक्शन को कहीं और पे भी आपके मतलब सेल्स परचेज बुक में जाना चाहिए? नहीं, वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी है बात। जो क्रेडिट सेल्स हैं वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड होगी, तो अब उसको कहीं और रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हमने तो रिकॉर्डिंग करनी है ना, हमने उस रिकॉर्ड को मेंटेन करना है अपने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लिहाजा वो जब हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसकी हद तक बात कंप्लीट हो गई कि इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो हम तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। उन तमाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम जो उनसे मुताल्लिक इंफॉर्मेशन होगी उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं। ये उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है हमने दोबारा से देख लिया, और यहाँ आप देखिए जी, सेल्स जर्नल की नीड क्यों बन रही है? अच्छा, हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्स जर्नल बनाने की ज़रूरत क्या है और सेल्स जर्नल में किस किस्म की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। इसमें क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड की जाती है कि कैश सेल्स रिकॉर्ड की जाती हैं? क्रेडिट सेल्स। चलें दोबारा बता दें, कैश सेल्स कहाँ पे रिकॉर्ड की जाएंगी? कैश बुक में रिकॉर्ड की जाएंगे। कैश सेल्स की वजह से कैश रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है? कैश सेल्स की वजह से कैश रिसीव हो रहा होगा या पे हो रहा होगा? रिसीव हो रहा होगा। लिहाजा कैश बुक की रिसीट साइड पर उसको आप रिकॉर्ड कर देंगे। जी बेटा, तो आप कैश पे कर देंगे। कैश सेल्स रिटर्न है अगर, तो आपकी पेमेंट हो रही होगी उसमें। ठीक है, कैश बुक में जा रही है लेकिन उसके अगेंस्ट आप पे करें। ठीक है, अच्छा, अब मजे की बात यह है कि सेल्स डे बुक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है इसका, बहुत ही सिंपल। इसको कुछ भी नहीं याद, जस्ट एक लिस्ट है। देखिएगा हो क्या रहा है। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन सेल्स जर्नल कैसे रिकॉर्ड करनी है? कहता है 1 फरवरी को क्रेडिट सेल्स हैं नेल्सन 3875। क्या लिखा आपने? डेट का कॉलम बनाया, आपने नाम लिखा डेटर का या अकाउंट्स रिसीवेबल का, जो भी है। देखो मजे की बात क्या है, इसके अंदर कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करना पड़ रहा आपको। ठीक है, आपने बस यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये शख्स जो है ये डेटर है या क्रेडिटर है, सिर्फ ये आपने आइडेंटिफाई करना है। अकाउंट्स पेएबल है कि अकाउंट्स रिसीवेबल है। तो बात सीधी सी है कि जब आप चीज़ें सेल करेंगे किसी को, तो लॉजिक क्या कहती है कि उससे पैसे लेने हैं, तो अकाउंट्स रिसीवेबल हुआ ना, फ्रॉम होम यू हैव टू रिसीव मनी। आपने नेल्सन का नाम उसके आगे उसकी अमाउंट लिख दी, बात खत्म। अगर आपको इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि इनवाइस नंबर क्या थी, इनवाइस समझते हैं ना, अगर आसान बात करूं तो बिल के ऊपर क्या नंबर लिखा हुआ था, तो आप यहां पे बिल का नंबर लिख देंगे। आप घर जाके बिजली का बिल देखिएगा, उसके ऊपर लफ्ज़ इनवाइस लिखा हुआ मिलेगा। गैस का बिल देखेंगे, उस पर लफ्ज़ इनवाइस लिखा हुआ मिलेगा, उसको बिल का नंबर भी लिखा होगा और बिल की डेट भी लिखी हुई होगी। ठीक है, और पोस्ट रेफरेंस आपको मैं समझा चुका कि जब आपने बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री में जाना होता है, उसके रेलेवेंट लेजर अकाउंट में जब आपने इंफॉर्मेशन को पोस्ट करना होता है, तो एक रेफरेंस होता है, वो आपने देना होता है। तो बेटे सेल्स डे बुक में बहुत सिंपल है, आपने नाम लिखा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जॉन स्मिथ, कितने की चीज़ें सेल की हैं आपने? 16। किस डेट को की? 3 को। नेक्स्ट देख लीजिए, 6 को आपने फिर क्रेडिट सेल्स की, मूनलाइट को, क्रेडिट सेल्स मूनलाइट, अमाउंट लिख दी, बात खत्म। फिर क्रेडिट सेल्स सुपरमार्केट 550, सुपरमार्ट को 550 की चीज़ें सेल की हैं। अब उसने पैसे तो नहीं दिए हुए ना आपको, ये सब क्रेडिट सेल्स हैं, और आप सब के नाम जो हैं यहाँ पर मूनलाइट, पॉपुलर, पर्ल, रॉयल, आप उनके नाम लिख के जो है वो उनके सामने अमाउंट लिख देते हैं, और आप उसके बाद टोटल कर देते हैं
कि उस पीरियड में मेरी ये टोटल क्रेडिट सेल्स हैं। अब मैंने तो अज्यूम किया है ना कि फरवरी के महीने में हो रही हैं, तो हो सकता है अगर 1 फरवरी को ही आपकी 10 सेल्स होती तो 1 फरवरी के अंदर ही आपको 10 सेल्स नज़र आ रही होती, और अगर 1 फरवरी में ही आपकी जो है 50 सेल्स होती तो 50 अलग अलग से नज़र आ रही होती। फिर आप उसको 50 को टोटल कर लेते, फिर डेली बेसिस पे आप टोटल करते, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल्स जो है वो एक ही दिन में ज़्यादा है। फिर डेली बेसिस पे आप सेल्स डे बुक का टोटल करके आगे चलते, अगले नए सफ़े का टोटल अलग से करते। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपकी सेल्स डेली बेसिस पे कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, उसको अकॉर्डिंगली आप फिर जो है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है रूल कि जी आपने 1 महीने के बाद जो है उसको टोटल करना है। अगर आपकी 1 वीक के अंदर इस तरह की साइजेबल सेल्स हैं तो आप 1 वीक का कर लें। एनीवेज, आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स डे बुक बनाने का जब कहा जाएगा तो उस क्वेश्चन में जितनी भी ट्रांजैक्शन सेल्स डे बुक की होंगी तमाम करने के बाद उसका टोटल कर लीजिए। गॉट द पॉइंट? Important tip, only and only credit transaction for sales are recorded in the sales journal. Only single effect is recorded in the sales journal. कोई डबल एंट्री नहीं है इसके अंदर। सेल्स जर्नल में डबल एंट्री है? नहीं। जनरल जर्नल में डबल एंट्री थी? यस, जनरल जर्नल में था ना, डेबिट और क्रेडिट करते थे आप उसको। सेल्स जर्नल इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, क्योंकि एक मेमोरेंडम आप बना रहे हैं। सेल्स जर्नल इज टोटल्ड आफ्टर रेगुलर इंटरवल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये बात मैंने की आपसे। एक और बात ये लिख लो कि सेल्स जर्नल इज ऑल्सो नोन एज सेल्स डे बुक। ठीक है, अगर कहीं पर उसने सेल्स डे बुक का लफ्ज यूज किया होगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेल्स जर्नल इज ऑल्सो नोन एज सेल्स डे बुक। परचेज जर्नल की बात आ गई। अटेंटिव हैं आप लोग? पक्का? चलो, परचेज जर्नल क्यों बनाया जाता है? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन परचेजेस जर्नल किस तरह से होगी? बेसिकली क्रेडिट परचेजेस या कैश परचेजेस, कौन से लिखे? क्रेडिट परचेजेस लिखे जाएंगे। ओके, फॉर्मेट में कोई चेंज आई? नहीं, सिर्फ आपने क्या इधर लिखा, इधर आप अकाउंट्स पेएबल आपने लिख दिया। ओके, अब आप बना रहे हैं परचेज जर्नल, तो क्रेडिट परचेजेस शैला को, शैला क्रेडिट परचेजेस अमाउंट लिखते हैं। फिर क्रेडिट परचेजेस समराना, ये जनाब क्रेडिट परचेजेस लिखते हैं। अमारा, उसकी अमाउंट लिखती। फरीहा, ठीक है, डेट के साथ। फिर साइमा, अरूज, नाइला, शुमाइला, ये आपने सारे आपके जो हैं ये क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने गुड्स परचेज की। ओके, और आपने उनको जो है वो रिकॉर्ड कर लिया। गॉट द पॉइंट? इनमें कोई एक भी आपको कैश परचेज नजर आ रही है? अगर कैश परचेज होती तो यहाँ पर लिखी जाती। क्यों? क्योंकि वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है, वो रिकॉर्ड हो चुकी होगी जब कैश बुक हम बना रहे हैं। गॉट द पॉइंट? इसका टोटल किया। अगर मैं आपसे कहूं कि जी ये 25,031 ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? ये क्या है? टोटल क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी। और एक और लॉजिकल बात करो साथ ही रिलेट करके, अगर मैं कहूं कि इस 25,031 के बारे में मुझे मजीद और क्या बात जहन में लाना चाहिए, तो क्या आप कहेंगे कि ये वो अमाउंट है जिसके अगेंस्ट आपने अपने क्रेडिटर्स को पे करनी है, अमाउंट अभी आपने पे नहीं की। और इसकी अगर टोटल अकाउंटिंग एंट्री में अकाउंट के पास करें तो क्या आप कहेंगे कि परचेजेस एक्सपेंस डेबिट एंड आपके अकाउंट्स पेएबल या टोटल क्रेडिटर्स आपके क्रेडिट 25,031 से आपको अगर डबल एंट्री करने की जरूरत पड़ेगी तो मंथ एंड पे एक ही डबल एंट्री करके बात खत्म हो जाएगी। अब मेरी बात जरा बहुत गौर से अगली भी सुन लीजिएगा। यहां तो मैंने जगह के कम होने की वजह से सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए
रिप्रेजेंटेटिव 7-8 ट्रांजैक्शंस ली हैं, जबकि हो सकता है कि किसी एक बिजनेस में प्रैक्टिकली 1000 ट्रांजैक्शन हो रही हो एक महीने के अंदर क्रेडिट परचेज की, तो आप 1000 ट्रांजैक्शन को बार बार परचेज डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट करने की बजाय 1000 का टोटल करेंगे और इकट्ठा कर दें कि परचेजेस एक्सपेंस उस महीने का टोटल परचेजेस एक्सपेंस डेबिट और उस महीने के टोटल अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट इतने हैं जो कि हमारे ऊपर लायबिलिटी हैं, ऑब्लिगेशन है जो हमने पे करनी है। कॉन्सेप्ट में आती है बात? तो हम यूं बड़े लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनका अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे होते हैं। ओके, इसी तरह से जरा मैं पीछे लेके जा रहा हूं आपको। ये जो सेल्स हैं 32,031 की, ये आपकी सेल्स टोटल इन द मंथ ऑफ फरवरी हैं। इसके लिए अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल सेल्स की अकाउंटिंग एंट्री बताएं क्या होगी, तो अकाउंट्स रिसीवेबल इन टोटल डेबिट आपके हो जाएंगे और सेल्स इनकम आपकी क्रेडिट हो जाएंगी इस टोटल के साथ। तो बजाय इसके कि इंडिविजुअल 1000 सेल्स की अकाउंटिंग एंट्रीज आप पास करते जनरल जर्नल के लिए, आप क्या करेंगे, आप इसको सेल्स जर्नल में सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे और उसका टोटल करेंगे, टोटल की एक ही अमाउंट कर देंगे, टोटल अकाउंट्स पेएबल्स डेबिट एंड टोटल सेल्स क्रेडिट बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर मंथ। ओके ओके, वंडरफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे चलते हैं। अच्छा, ये इसकी ITTR भी उससे मिलते जुलते हैं। ओनली एंड ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेजेस विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल, सिंगल इफेक्ट इज रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल, डबल एंट्री का हिस्सा नहीं होता। परचेज जर्नल का टोटल एक रेगुलर इंटरवल के बाद किया जाता है और परचेज जर्नल को और क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज परचेज डे बुक। परचेज जर्नल को परचेज डे बुक भी कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में बनाई जाए। क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेट सीक्वेंस। ओके, गुड बेटा। अब सेल्स रिटर्न जर्नल की बात आ गई। अगेन सेल्स रिटर्न की शक्ल भी उसी तरह की है। ये बड़ी आसान बात है सर, ये बड़ी आसान वाली अकाउंटिंग है, ये पहले क्यों नहीं पढ़ाई आपने, है ना? कोई डेबिट क्रेडिट नहीं सोचना इसके अंदर, सिर्फ क्या करना है, बंदे का नाम लिखना है और अमाउंट लिख देनी है, मुक्की गल। सेल्स रिटर्न जर्नल बन रहा है तो सेल्स रिटर्न जर्नल का टाइटल इधर दे देना कि सेल्स रिटर्न जर्नल बना रहे हैं, बंदे का नाम लिखें, बस ये आपका होना चाहिए सही कि जी वो सेल्स रिटर्न्स अगर हैं तो बंदा अकाउंट्स रिसीवेबल है और डेटर है। परचेज रिटर्न है अगर तो बंदा जो है अकाउंट्स पेएबल है, लायबिलिटी है, क्रेडिटर है अगर वो परचेज रिटर्न है तो। अच्छा, आपने सिंपल, अच्छा यहाँ पर भी अगेन बात वही है कि अगर ये क्रेडिट की परचेजेस या क्रेडिट की सेल्स रिटर्न हो तो है। या हम चूंकि सेल्स रिटर्न बना रहे तो क्रेडिट की सेल्स रिटर्न, मदीना स्टोर को जो चीज़ें सेल की थी वापस आ गई, उनमें हो सकता है डिफेक्ट हो। जॉन स्मिथ को जो सेल्स की थी वापस आ गई, जियान स्टोर को जो सेल्स की थी वापस आ गई, फाल्कन, पर्ल ट्रेडर, नेल्सन, मेगा, जियान स्टोर, चीज़ें वापस आ रही हैं, हम अमाउंट लिख रहे हैं, डेट लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास सेल्स रिटर्न की एक टोटल बन गया। अब सेल्स रिटर्न आपके अकाउंट्स रिसीवेबल में कमी का बायस बनते हैं। सेल्स जब की थी तो आपने उससे पैसे लेने थे ना मदीना स्टोर से, तो इसका मतलब है अकाउंट्स रिसीवेबल्स को डेबिट करके आपने सेल्स को क्रेडिट किया था। अब उसके एग्जैक्टली रिवर्स आप करते होते हैं। अगर टोटल आपको करना पड़े तो आप क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा क्योंकि सेल्स इनकम में माइनस हो रहा होगा ना। कॉन्ट्रा मैंने आपको बताया था, कॉन्ट्रा टू सेल्स है ये, इसलिए डेबिट होगा। सेल्स इनकम ग्रुप से ताल्लुक है, सेल्स इनकम में इंक्रीज का बायस बनती हैं। मेरे साथ हैं आप लोग? सेल्स इनकम ग्रुप से मुताल्लक हैं, सेल्स इनकम में इंक्रीज का बायस बनती हैं। सेल्स रिटर्न भी इनकम ग्रुप से मुताल्लक है लेकिन ये इनकम में डिक्रीज का बायस बनती हैं। तो इनकम में डिक्रीज जो होगी डेबिट होगी ना, तो उसके अगेंस्ट अकाउंट्स रिसीवेबल, ये कौन है, एसेट ग्रुप से ताल्लुक है ना। आपने मुझे सेल्स की चीज़ें, आपने मुझसे पैसे लेने थे, मैं आपका अकाउंट रिसीवेबल बन गया, अब मैंने आपको चीज़ें वापस कर दी, अब आपने पैसे मुझसे नहीं लेने तो आप क्रेडिट करेंगे ना। तो आप टोटल अमाउंट से जो है एक ही अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे इंस्टेड के जी बार बार सेल्स रिटर्न की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। इसकी इंपॉर्टेंट टिप्स भी वही हैं जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दूसरी बुक्स के लिए से। उसके बाद परचेज रिटर्न, क्रेडिट परचेज रिटर्न, अगेन वही वाली बात, आपने यहाँ पर जो है जो नाम लिखे वो आपके सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं,
अकाउंट्स पेएबल हैं, लेकिन उनमें अब ये रिडक्शन हो रही है। ओके, बात को आगे लेके चलता हूं मैं ज़रा, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। वेल, 2 दिसंबर को क्रेडिट सेल्स नेल्सन, जॉन स्मिथ और हिल ब्रॉस ये किस बुक में जाएंगे? सेल्स जर्नल में। 4 तारीख को क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम जॉन स्टोर, स्टार गोल्ड, मूनलाइट किस में जाएंगे? क्रेडिट सेल्स टू मदीना स्टोर कहां जाएंगे? क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम फैल्कन, तो हमने क्या करना है, सिंपल हमने उसका नाम लिखना है, ठीक है, और अमाउंट लिखना। गुड्स रिटर्न बाय नेल्सन एंड ये सेल्स रिटर्न जर्नल, ठीक है, और गुड्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न जर्नल। अच्छा, यहां पर किस बच्चे को समझ नहीं आई, प्लीज फौरन बिला तकल्लुफ हाथ खड़ा कर दो। अच्छा, बाज़ औक़ात ना होता क्या है, यहाँ पर तो सेल्स और परचेज का लफ्ज़ चूँकि मौजूद होता है, तो सेल्स और परचेज के लफ्ज़ से पहचाना जाता है कि सेल्स जर्नल के इधर सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न का चूँकि नहीं लफ्ज़ होता, तो गड़बड़ हो जाती है कि यार अब ये सेल्स रिटर्न जर्नल है कि परचेज रिटर्न जर्नल है। उसके लिए थोड़ी सी अंग्रेज़ी को मुँह मारना पड़ता है, ठीक है, वो अंग्रेज़ी ज़रा सही होना चाहिए। गुड्स रिटर्न बाय, कोई आपको वापस कर रहा है, और गुड्स रिटर्न टू, आप किसी को वापस कर रहे हैं। कोई आपको क्यों वापस करेगा? जब आपने उसको चीज़ें सेल्स की होंगी तभी वापस करेगा ना, तो इसका मतलब वो आपका अकाउंट्स पेएबल है। और गुड्स रिटर्न टू, जिसको आप वापस कर रहे हैं, क्यों वापस कर रहे हैं? आपने उसे खरीदी थी, अब आप उसको वापस कर रहे हैं। तो बड़ी सादा सी इसकी ट्रांसलेशन है, समझ आ जाएगी बेटे बात? गुड। क्रेडिट सेल्स, सेल्स जर्नल, रिटर्न्स आउटवर्ड। अब यहाँ पे एक और थोड़ी सी अंग्रेजी का मसला आ गया। आउटवर्ड, आप वापस, आपसे वापस जा रही हैं बाहर, ठीक है, परचेज रिटर्न। रिटर्न्स इनवर्ड, आपने जो सेल्स की थी वो वापस आ रही हैं, ठीक है। ठीक है बेटे, ओके। अब ये देख लो, सेल्स जर्नल बना, सेल्स रिटर्न जर्नल बन गया। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आपने उनके नाम लिखे हैं। अब सेल्स में डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम आएंगे, सेल्स रिटर्न में भी डेटर्स या अकाउंट्स रिसीवेबल के। एनी कन्फ्यूजन? नहीं। अमाउंट्स आ गई। अभी मैंने टोटल नहीं आपसे करवाया इसके, ठीक है, सिर्फ मैंने इसके अंदर रिकॉर्डिंग करवाई है, ओके। परचेज जर्नल रिकॉर्ड हो गया, हमने टोटल नहीं किया, अभी टोटल नहीं किया, रिकॉर्डिंग की है। और ये चीज़ याद रहे कि जब परचेज जर्नल या परचेज रिटर्न जर्नल बन रहा है, तो जो पर्सनल अकाउंट्स उसमें लिखे जा रहे हैं वो आपके अकाउंट्स पेएबल हैं, यानी कि क्रेडिटर्स हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है? कोई पूछने पूछाने की बात? कोई ये शिकवा के सर आज थोड़ा सा तेज़ नहीं पढ़ा रहे हैं? ठीक, समझ आ रही है ना? ठीक है। वो तेज़ इसलिए आपको नहीं लग रहा कि इससे पहले आप लोगों के माशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हुए थे। बेटे आप लोग बताओ, ग्रिप में आ रही हैं चीज़ें? गुड। इसको इसी सादगी में लेना, अकाउंटिंग मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, यकीन करो अकाउंटिंग मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, लॉजिकल सब्जेक्ट है, ओके। रिटर्न आउटवर्ड्स इज परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड इज सेल्स रिटर्न। अच्छा जी, कैश बुक हमने पढ़ ली हुई है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक और प्रैक्टिस की तरफ लेके जा रहा हूँ। पैटी कैश बुक हमने पढ़नी थी, अभी पढ़नी है ना? चलो पहले पैटी कैश बुक भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर कोई मिक्स किस्म की ट्रांजैक्शंस देखते हैं। पैटी किसको कहते हैं? स्मॉल। पैटी मीन्स स्मॉल। अगर मैं इसको इनसिग्निफिकेंट कहूं, या माइनर कहूं, तो बात समझ आ जाती है। इनसिग्निफिकेंट ज़्यादा अहम की चीज़, अहमियत की चीज़ नहीं है, या इमैटीरियल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं,
इमैटीरियल है, मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है, इमैटीरियल है। तो आप आसानी के लिए स्मॉल ही ज़हन में रख लें कि स्मॉल नेचर की जो आपकी पेमेंट्स हैं। पैटी कैश बुक में याद रखिएगा, पैटी कैश बुक is used to record petty nature of expenses, petty nature of expenses होते वो बिजनेस के एक्सपेंस हैं। आपको बताता हूं मैं, कारोबार कर रहे हो, ये कौन बैठा हुआ है, आप बैठे हुए अकाउंटेंट के तौर पर, ठीक है। आपने इससे चीज़ें परचेज की और आपने इसको पेमेंट कर दी कैश में, अमाउंट है 10 मिलियन, 1 करोड़ रुपया। अल्लाह का शुक्र अदा कर, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया। कहता हो तेरी खैर है, 1 करोड़ रुपए की गुड्स परचेज कर रहा है, बड़ा बिजनेसमैन है ना। उसी बिजनेस में अकाउंटेंट के पास पीएन अंकल आए। उन्होंने कहा जी भाईजान मैंने चाय के लिए चीनी चाहिए और चीनी 100 रुपए की चाहिए। ओ यार सिर्फ 100 रुपए की चीनी यार, छठ पर तुम मुझसे 10,000 रुपया ले और चीनी लेकर। ओह नहीं मैं 10,000 की चीनी कहाँ रखूंगा, वो एक ऐसे कहोगे आप, 10,000 की चीनी मंगवाओगे यार, नहीं 100 रुपए की मैं नहीं, इतने 100 रुपए से मुझसे नहीं कर, तो 10,000 रुपया मुझसे ले चीनी। वो 10,000 रुपए की चीनी कहाँ ला कर रखेगा, 100 किलो चीनी, ठीक है 100 रुपए की चीनी ना, 100 kg चीनी सिर्फ इसलिए कि मैं छोटी छोटी अमाउंट क्या पे करूं, क्या ऐसा होगा? आप 100 रुपया देंगे ना उसको, ये 100 रुपया बिजनेस का एक्सपेंस है कि नहीं? अगले दिन वो फिर पीएन अंकल आते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने फोटोकॉपी करवानी है, तो मुझे जो है ना एक ही फोटोकॉपी करवानी है, वो 10 रुपए दे। ओ 10 रुपए यार, मैं कितने करोड़ों रुपए जनाब खर्च करता हूँ परचेज के लिए, तू 10 रुपए की गल कर रहा है मुझे। ये ले पकड़, 1 लाख रुपया ले और फोटोकॉपी मशीन ले आ। ये कहेंगे वो भाई उस फोटोकॉपी मशीन की जरूरत ही नहीं है आपको बिजनेस के अंदर, आपको तो कई महीने में 1 या 2 या 5 फोटोकॉपीज करवाना पड़ती हैं। तो आप पीएन अंकल को कहेंगे ठीक है जनाब आप 10 रुपए लें और आप ये फोटोकॉपी करवा लें। तो क्या ये 10 रुपए बिजनेस एक्सपेंस हैं या नहीं है ना, बिजनेस एक्सपेंस। अच्छा अब हो क्या रहा है, अब जरा समझिएगा। आप एक बड़े बिजनेस के कैश ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, वो बड़ा बिजनेस जो है वो लाखों करोड़ों रुपए की पेमेंट्स कर रहा है, जो बिजनेस एक्सपेंस है। और वही बड़ा बिजनेस बहरहाल उसने चाय की पत्ती, माचिस की डिबिया, ठीक है, और फोटोकॉपी और थोड़ा सा पोस्टेज की तरफ भी आ जाए, अगर पोस्टेज अगर करनी है, पोस्टेज की स्टैंप्स, ठीक है। या एक और छोटा सा एक्सपेंस मैं आपको बताता हूँ, आपका जो ऑफिस राइडर है, ऑफिस बॉय है, आप उसको भेजते हैं फलाने बैंक चले जाओ, फलाने दफ्तर चले जाओ, उधर वो मोटरसाइकिल स्टैंड पर वो मोटरसाइकिल खड़ी करता है और उसको 20 रुपीज़ जो हैं वो मोटरसाइकिल स्टैंड के चार्जेस पे करना पड़ते हैं। वो बेचारा अपनी जेब से देगा कि शर्मो शर्मी आपसे मांगेगा नहीं कि यार मैं 20 रुपये साहब को मंगा, नहीं, वो 20 रुपये उसने बिजनेस के लिए काम किया है, वो 20 रुपये मोटरसाइकिल स्टैंड के बिजनेस एक्सपेंस हैं, वो मांगेगा आकर आपसे, हैं? मांगना बनता है कि नहीं बनता है? और उसको आपने रिकॉर्ड भी करना है। अब आप मुझे बताइए, आप जो कैश बुक बना रहे हैं, ये रिसीट साइड थी उसकी, ये पेमेंट साइड थी उसकी, उस पेमेंट साइड पर आप अकाउंट्स पेएबल को पे कर रहे हैं जनाब 10 मिलियन,
और आप फोटो कॉपी के लिए पे कर रहे हैं 10 रुपीज़, आप साइकिल स्टैंड के लिए पे कर रहे हैं 20 रुपीज़, आप शुगर के लिए पे कर रहे हैं 100 रुपीज़। तो कितना अजीब सा लग रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जनाब ये कैश बुक के कर लो 2 हिस्से। आप कहेंगे कैश बुक के कर लो 2 हिस्से, एक करो मेन कैश बुक और एक करो पैटी कैश बुक। अब समझ आइए पैटी कैश बुक क्या है, समझ आ गई बात। अब जो मेन आपके खर्चे हैं उसकी रिसीट्स और पेमेंट्स जो मेन आपके हैं, जैसे अकाउंट्स पेबल को पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, स्टाफ की सैलरीज पे करनी है, ठीक है, कोई बड़ी वाली रिपेयर मेंटेनेंस पे करनी है, ठीक है, कोई आपने गाड़ी खरीदी है, मोटर कार आपने खरीदी है, उसके लिए कैश पे करना है, ठीक है, वो सारे किधर आएंगे, आपकी मेन कैश बुक में। और जो ये छोटू मोटू किस्म के एक्सपेंस हैं, बल्कि छोटू मोटू नहीं, छोटू पतलू किस्म के एक्सपेंस जो हैं, ठीक है, वो पैटी के नेचर के एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो इधर आएंगे, पैटी नेचर। ओके, तो इसके लिए भी एक सिस्टम बनना चाहिए ना हमारे पास बिजनेस के अंदर, वो पढ़ने जा रहे हैं इस वक्त कैश बुक। अब पैटी कैश बुक हम, अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो हो गया ना सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट की बात, मेन कैश और पैटी कैश बुक हो गया सिग्निफिकेंट। अब होता है क्या, मैकेनिज्म क्या है इसका, मैकेनिज्म समझो इसका क्या है। आप क्या करेंगे, आप मेन कैश बुक से एक पैटी कैश के लिए अमाउंट निकालेंगे। देखो ये आप मेन अकाउंटेंट बैठे हुए हैं इधर, आप अपने ही बिजनेस में किसी एक साहब को जो कि एतबार वाले होंगे, अपना काम कर रहे होंगे उधर बैठ के, आप उनको कहेंगे जी आप पैटी कैशियर बन जाएं, आप पैटी कैशियर बन जाएं, आपको मैं मेन कैश में से मंथली, अब मेरी एग्जांपल बस आप सुनते जाइएगा, मंथली आपको 10,000 रुपीज़ दे दिया करूँगा, मंथली 10,000 रुपीज़ आपको मिल जाया करेंगे। अब मुझे तो यहाँ से 10,000 एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है, उस 10,000 में से आप 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 15 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये जो हैं इस तरह की आप पेमेंट्स करते चले जाइएगा। तो बहरहाल 10 रुपये कभी तो ख़त्म हो, 10,000 रुपये कभी तो ख़त्म होंगे ना। तो वो जब ख़त्म होंगे उस वक़्त आप मुझसे फिर 10,000 रुपये ले लिया करना। तो आप तो यहाँ से मंथली सपोजली 10,000 रुपये पे कर रहे होंगे मेन कैश से, और पैटी कैशियर के पास हर महीने 10,000 रुपये आएगा और वो उसमें से पैटी एक्सपेंसेस मीट करता रहेगा। तो इसका मतलब है कि पैटी कैशियर को कहीं और से कैश, ओनर ने पैसे नहीं देने, कस्टमर्स ने डायरेक्टली पैसे नहीं देने। अब सिस्टम के अंदर आओ ना जरा, पूरी कहानी समझो क्या। ओनर ने किसको पैसे दिए, मेन अकाउंटेंट को, उसने बैंक में जमा करा दिए। कस्टमर्स ने किसको पैसे दिए, मेन अकाउंटेंट को, बैंक में जमा हो गए। जहां से भी उसको लोन लिया, किसने पैसे, लोन के पैसे किसको मिले, मेन अकाउंटेंट को, बैंक में जमा हो गए। ये जो भी सोर्स है बिजनेस में जो पैसे आ रहे हैं वो मेन अकाउंटेंट के पास आ रहे हैं। अब वो मेन अकाउंटेंट इतना बिजी है कि छोटे छोटे खर्चे नहीं कर सकता था, उसने एक छोटू सा पैटी कैशियर अपने साथ रख लिया। उससे कहा कि तुम मुझसे 10,000 रुपये ले लिया करो, छोटे छोटे खर्चे उसमें से अदा कर दिया करो, और बाकी जब तुम्हारे पास 10,000 ख़त्म हुआ करे एक और 10,000 ले लिया करो। बात समझ में आ गई। अब देखो ये किस तरह से नजर आएगा। In the first week of business setup, the petty cashier receives 1,000 and spends 970 for different petty expenses and left with the balance of 30. ये कहानी समझ आई? पैटी कैशियर को 1,000 रुपया मिला वीकली, उसने उस 1,000 में से कितना खर्च किया, बाकी बच गया ना। उसको दोबारा सेकंड वीक में 1,000 रिसीव हुआ। अब उसके पास टोटल कितना हो जाएगा, एग्रीड, 1,030 हो जाएगा। अब उसने 990 पे किया तो उसके पास कितना बाकी बच गया। फिर थर्ड वीक में फिर 1,000 उसको मिला, 1,040 हो जाएगा। सो ऑन एंड सो फोर्थ। आसान,
अब आप थोड़ा सा अकाउंटेंट बन जाओ। ये तो कहानी आसान हो गई दादों को समझाने के लिए, दादों को समझ आ गई कि किस तरह से पेटी कैश का काम चल रहा है। अब अकाउंटेंट ने कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना है। अब मैं आपको ये इम्प्रेस सिस्टम बाद में बताता हूँ, वापस लेकर आता हूँ। अब मैं ज़रा आपको दिखा दूँ ना, ताकि आपको थोड़ा सा नज़र आ जाए कि हम किस तरह से बना रहे हैं। 1000 रुपया मिला आपने रिसीट से। अब देखो, चूंकि रिसीट में ज़्यादा नहीं था तो हमने एक ही कॉलम रिसीट का बनाया और डेट का कॉलम हमने एक बनाया, पर्टिकुलर्स का बनाया और पेमेंट का बना दिया। ये देखो, हमने थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज कर दिया ना, उसका डेबिट एंड क्रेडिट की बजाय हमने उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया थोड़ा सा। लेकिन इस डिज़ाइन के अंदर भी बाहर एक लॉजिक तो है। रिसीव जो हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा उसको देखें रिसीट और पेमेंट वाली कॉलम को, तो लेफ्ट साइड पे रिसीट है, राइट साइड पे पेमेंट है। कैश बुक में भी तो यही था ना। जो कैश बुक का फॉर्मेट अगर आपके जहन में हो, कैश बुक में रिसीट एंड पेमेंट ही था ना बेटे, ऐसे ही है। तो वही काम हुआ, कोई मुश्किल तो नहीं आई। पूरे महीने में 1 मरतबा कैश रिसीव हो रहा है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, टी बैग्स खरीद कर ला रहा है जनाब। अच्छा, अभी ये वाला कॉलम नहीं देखते हम, अभी हम ये वाला कॉलम नहीं देखते, अभी हम सिर्फ यहीं तक रहते हैं। आप समझो कि आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आपने टी बैग्स के लिए 150 रुपये खर्च किया, साइकिल रिपेयर करवाई, फोटोकॉपी करवाई, साइकिल स्टैंड पे पोस्टेज, ये पोस्टेज क्या होती है, डाक टिकट वगैरह, शुगर, स्टोव रिपेयर, ठीक है। वो उसका बेचारे का वो चूल्हा ख़राब हो गया, अब वो रिपेयर करवाना है, ठीक है, तो पेटी कैश में से वो पेमेंट कर देगा। स्टेशनरी, कोई पेन, कोई रेजर, कोई इस तरह की इंक वगैरह लेनी है, वो होगी। अब जब आपने देखा कि अब सिंपल बैलेंस करने का तरीका आपको पता ही है। पेटी कैश बहरहाल कैश बुक है, एसेट नेचर की चीज़ है। कैश बुक है ना, एसेट नेचर का ही है ना। जैसे कैश बुक आपकी एसेट की नेचर के बैलेंस थे, इन हैंड बैलेंस। आपने क्या किया, डेबिट साइड का टोटल किया 1000, आपने डेबिट कह रहा हूँ, रिसीट साइड का टोटल किया 1000, पेमेंट साइड पे लिखा, ऊपर सारे माइनस किए, तो आपके पास ये बैलेंस आ गया बेटा। उस बैलेंस को आपने कैरी किया, अगले साल में आपने ये लिख दिया। बात फॉलो की? ओके। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। कितना मिल रहा है अब उसको दोबारा, कितना मिल रहा है 990, जबकि अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी उसमें कितना मिल रहा था उसको हर वीक 1000, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या हुआ। ये देखो बेटे, पेटी कैश मेंटेन करने के 2 सिस्टम है, एक है पेटी कैश सिस्टम और एक है इम्प्रेस्ड सिस्टम। एग्जाम में अमूमन इम्प्रेस्ड सिस्टम के ऊपर थ्योरी पूछी जाती है। इम्प्रेस सिस्टम है क्या, जितना सादा मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही सादा है, सिर्फ नाम ही इसका पढ़ने में, बोलने में, सुनने में थोड़ा सा मुश्किल है, वरना बहुत सादा बात है। उसके लिए दोबारा हम देखते हैं कि पेटी कैश सिस्टम में क्या हुआ था। आपको वीकली 1000 मिल रहा था, वीकली कितना मिल रहा था 1000 रुपीज मिल रहे थे, वीकली 1000 मिल रहे थे। और बैलेंस अकॉर्डिंगली आपका जो है वो 30, 40 और इस तरह से आगे जो भी पेमेंट होगी तो आपके पास बैलेंस जो है अकॉर्डिंगली आ जाएगा और फिर 1000 मिल जाएगा। पेटी कैश सिस्टम के बाद इम्प्रेस्ड सिस्टम पे आए। इम्प्रेस सिस्टम की कहानी देखें क्या है। कह रहा है कि आपको शुरू में 1000 मिले, आपने 970 खर्च किए, बाकी कितने रह गए 30। उसने कहा है कि जी आपके पास मैक्सिमम 1000 ही होंगे, देयरफॉर आपको 970 मिलेंगे। जितना खर्च किया उतना रीइंबर्स हो गया। क्या लफ्ज बोला मैंने, रीइंबर्स। क्या लफ्ज बोला, रीइंबर्स। व्हाटसोएवर यू हैव पेड विल बी रीइंबर्स टू यू। तो वो रीइंबर्स हो गया, आपके पास दोबारा 1000 का बैलेंस आ गया। फिर आपने 990 पे किए, आपके पास 10 का बैलेंस बच गया था, आपने 990 रिसीव किए, दोबारा से आप टॉप अप हो गए। क्या हुए, टॉप अप हो गए 1000 पे। ठीक है, समझ में आती है बात? दोबारा सुन लो।
देखो बेटे 1000 कैश रिसीव किया आपने पेटी कैश के लिए, पेटी एक्सपेंसेस के लिए, उसमें से आपका खर्चा कितना हुआ, बाकी क्या बचा, अब आपको कितना मिलना चाहिए, वो जो 970 मिलेगा अब्दुल्ला, वो जो 970 मिलेगा वो आपको टॉप अप कर रहा है ना, आप 1000 पे पहुंच गए ना दोबारा। 1000 970 30 रह गया, 970 आपको मिल गया, 1000 हो गया, फिर 990 खर्च किया, 10 रह गया, 990 जितना खर्च किया वापस मिल गया, दोबारा से 1000 हो गया। इसके ऊपर फिर मैंने आपको ये वाली एग्जांपल करवाई है कि कितना अब आपको वापस मिलेगा, जितना खर्च हुआ था 1000 टॉप अप करने के लिए। आगे फिर इस तरह से कहानी चलेगी। अच्छा, अब आगे मल्टीपल कॉलम्स देख लो। अभी तक बताओ कुछ मुश्किल तो नहीं लगा पेटी कैश के अंदर, सिंपल है। और इसको आपने फिलहाल आप अगर इस साइड को ना देखो, ये जो मैंने शेड कर दिया है, तो कितना सिंपल है ना, रिसीव किया इधर लिख दिया, पेमेंट जो जो भी कर रहे हो इधर लिखते चले जा रहे हैं, सिंपल है ना। अब उसको फर्दर आप एनालिसिस करो कि इस पेमेंट में आपने क्या किया, टी बैग, कुछ मेन हेड लिख दो आप, एंटरटेनमेंट, फोटोकॉपी, रिपेयर, ट्रैवलिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी। आपके टी बैग का ताल्लुक फोटोकॉपी रिपेयर के साथ है या एंटरटेनमेंट के साथ है? अब ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना, लॉजिकल बात है यार, ठीक है। टी बैग्स के साथ जो है रिपेयर तो नहीं करोगे ना, बटन तो नहीं टांगोगे टी बैग, धागा यार बटन टांग लें इसको, ठीक है। टी बैग एंटरटेनमेंट के लिए ही है ना। फिर साइकिल की रिपेयर कहाँ जाएगा, फोटोकॉपी में जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग में जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस में चला गया। फोटोकॉपी आपने करवाई, फोटोकॉपी में आ गया। साइकिल स्टैंड ट्रैवलिंग में आ गया, ठीक है। पोस्टेज आपका पोस्टेज में चला गया। शुगर एंटरटेनमेंट में आ गया, ठीक है। आपकी एंटरटेनमेंट के एक से ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद आपके जो है दोस्त आए, आपने उनको कहा कि जी भाई मैं तो सादा चाय पिलाता हूँ चीनी डाल के, तो उसने कहा सीधे बिस्किट भी खावांगे। आपने फिर 100 रुपये के बिस्किट भी मंगवाए, एंटरटेनमेंट में चला गया, ठीक है। छोटा भाई आपके दफ्तर में आया, उसने कहा मुझे भाईजान आपने पिज्ज़ा खिलाना है, खिलाओगे? ले, हाँ, वो कारोबार के पैसों में से तो नहीं खिलाना ना, उसको वैसे दे देना, जा घर जाके खाएं, ठीक है। स्टोव रिपेयर कराया, रिपेयर में आ गया। स्टेशनरी खरीदी। बस ये आप एनालिसिस के कॉलम बना रहे हैं, आप उसका एनालिसिस कर रहे हैं। बेसिकली पेटी कैश बुक यहां पे खत्म है, क्योंकि रिजल्ट आ गया ना पेटी कैश का हमारे पास। अब आगे आप एनालिसिस कॉलम बना, इसलिए इसको मल्टीपल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, मल्टीपल कॉलम कैश बुक। बात फॉलो की? इसको इसकी इतनी सादगी में ही समझो जितनी सादा है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स ना है इसको समझना। और इम्प्रेस्ड सिस्टम भी समझ आ गया आपको, और पेटी कैश सिस्टम भी समझ आ गया आपको, ठीक है बेटे। लो बेटे, आपको 4th वाला था स्लाइड शो, जो पीपीटीज थी वो वाली कंप्लीट हो गई। अब आप जी, आप अब्दुल्ला, राना अब्दुल्ला ना, हाँ हाँ बेटे, जी बेटे, हाँ यही तो चीज़ है। इम्प्रेस्ड की खूबसूरती क्या है? इम्प्रेस्ड सिस्टम की खूबसूरती ये है कि जहां पर आपको लगा कि यार 10-15 रुपए रह गए हैं या 20-25 रुपए रह गए हैं, फौरी तौर पे आप टॉप अप करवा लोगे। यानी कि उसमें मंथ एंड की कोई शर्त नहीं है, जबकि पेटी कैश सिस्टम के अंदर मंथ एंड की सिस्टम है कि ज्यादा लग गया तो पल्ले से डालने पड़ेंगे और बाद में मिलेगा 1000 रुपये ही। वो पहले पल्ला जो होगा ना उसको पहले आप मीट करेंगे, बाद में आप पीछे रह जाएंगे 950 पे या 910 पे, 915 पे, जो पल्ले से आपने 10-20 पे। तो उसको, उस इश्यू को मीट करने के लिए, एड्रेस करने के लिए इम्प्रेस्ड सिस्टम लाया गया कि जैसे यू आर लेफ्ट बिहाइंड विद अ फ्यू बैलेंस, लाइक आपके पास 10, 15, 20, 25 रुपए पड़े हैं, आपको पता है कि जी आपका डेली खर्चा कितना होता है। मुमकिन है कि पूरे महीने की बजाय आपका 7वें दिन जो है वो 1000 खत्म होता हुआ नजर आ रहा हो, तो आप फौरी तौर पे इम्प्रेस्ड क्लेम कर लेंगे। इम्प्रेस्ड सिस्टम की खूबसूरती ये है कि आपको मंथ एंड का इंतजार नहीं करना पड़ता, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था आपका। अच्छा जी, कल हमने अब इंशाल्लाह ताला जो लेक्चर लेना, पोस्टिंग फ्रॉम सब डिवीजन ऑफ जर्नल आपने देखनी इनटू मेन लेजर, ओके। इससे पीछे वाली बातें सारी हमारी हो गई, ट्रायल बैलेंस हो गया। आप लोग अब ये करेंगे कि आप लोगों के पास
ये मौजूद हैं लेक्चर्स PPT 4 के भी, PPT 5 के भी। ओके, तो 4 तो 100% कंप्लीट होगी, 5 को आज घर जाके आप अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, और हो सकता है कल मैं पहले आप लोगों से एक क्विज़ करूं, ठीक है, आपसे सवाल करूं पीछे पड़ी हुई चीज़ों में से, आप लोगों को खड़ा करूं, आपको शाबाश दूं या आपको झिड़कियां दूं, ठीक है? ओके, थैंक यू।